स्टैंडर्ड 12 का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विद्युत रसायन, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने अभी तक कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन तो पढ़ चुके हैं। कार्बनिक रसायन भी देखा था और अकार्बनिक, कार्बनिक समझते हैं ना आपने, कार्बनिक रसायन हम यूट्यूब पर भी देख चुके हैं। एक हमने कार्बनिक रसायन का चैप्टर पढ़ लिया और एक अकार्बनिक रसायन का भी पढ़। अब हम अपने नए चैप्टर के साथ आए हैं, विद्युत रसायन। तो सबसे पुरानी जो शाखा है रसायन विज्ञान की, वो कौन सी है? अकार्बनिक रसायन। उसके बाद बॉयलर के द्वारा यूरिया पर किए गए संशोधनों से कार्बनिक रसायन की एक नई शाखा हुई। याद है ना सभी को, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। उसी प्रकार विद्युत रसायन का अब हमको अध्ययन करना है। विद्युत रसायन के अध्ययन से रसायन शास्त्र में एक तीसरी शाखा आई, जिसे हम कहते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। और उसके बाद समयांतर पर वैश्लेषिक रसायन विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान जैसी अनेक शाखाएं इसमें आती गई हैं। फिलहाल हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आपका विद्युत रसायन। अब विद्युत रसायन क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो विद्युत ऊर्जा के निर्माण के लिए उपयोगी होती है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाने के लिए उपयोगी हैं जो स्वतः प्रेरित नहीं है। विद्युत रसायन का अध्ययन विद्युत ऊर्जा के निर्माण के लिए होता है, जिन्हें स्वयं प्रेरित रासायनिक अभिक्रियाओं के दरमियान ऊर्जा मुक्त होती है और उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग स्वयं प्रेरित ना हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए रूपांतरित होता है। इस विषय के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रमाण अनिवार्य हैं। आगे हम इसी में पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत रसायन पढ़ने से पहले आपको 11th में थोड़ा जाना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे? रेडॉक्स नाम में ही उसकी डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो जिन प्रक्रियाओं के दरमियान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हों, ऐसी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे बेटा आप ये सब पढ़ चुके हो पहले, जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? तो जिन प्रक्रियाओं के दरमियान इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, देन सेकंड पॉइंट, जिन प्रक्रियाओं के दरमियान प्रक्रिया के ऑक्सीडेशन अंक में वृद्धि होती है, या जिन प्रक्रियाओं के दरमियान ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन दूर होता हो, ऐसी सभी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन प्रक्रियाएं। नाउ रिडक्शन किसे कहते हैं या रिडक्शन रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो जिन प्रक्रियाओं के दरमियान इलेक्ट्रॉन स्वीकार किया जाता है या जिन प्रक्रियाओं के दरमियान प्रक्रिया के ऑक्सीडेशन अंक में कमी होती है, अथवा जिन प्रक्रियाओं के दरमियान हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन दूर होता है, ऐसी सभी प्रक्रियाओं को रिडक्शन प्रक्रियाएं या रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। हिंदी में इसे ऑक्सीकरण और इसे कहेंगे अपचयन। अब इस चैप्टर के लिए आपका लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो है आपका पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है या इलेक्ट्रॉन स्वीकार होता है। तो जिन प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और जिन प्रक्रियाओं के दरमियान इलेक्ट्रॉन स्वीकार होगा उसे कहेंगे रिडक्शन। आगे हम देखने जा रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो हम बात कर रहे थे विद्युत रासायनिक कोष की। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या आता है? तो इसका क्वेश्चन आता है, डेनियल कोष की रचना की आकृति बनाकर रासायनिक प्रक्रिया और पोटेंशियल बताइए, तथा ये किस प्रकार के कोष हैं यह लिखकर उसकी प्राथमिक जानकारी दीजिए। अब विद्युत रासायनिक कोष, डेनियल कोष, वोल्टेइक कोष सब इसी के नाम हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपके इसके नाम कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है ना? दो अलग अलग पात्र लिए हैं, बीकर ए और बीकर बी। तो बीकर ए जो है उसमें जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है। जिंक धातु की वजन की गई पट्टी और उसका थोड़ा सा भाग बाहर रहे, इस प्रकार इस विलयन में उसे व्यवस्थित किया गया। इस अर्धकोश में जिंक धातु की पट्टी Zn+2 आयन के 1 मोलर जलीय विलयन के संपर्क में है, जिसको हम खड़ी लकीर Zn की पट्टी तथा विलयन में Zn+2 आयनों का संपर्क दर्शाता है। अब Zn से Zn+2 द्वारा दर्शाकर इस रचना का वर्णन किया जा सकता है।
बीकर बी की बात करें तो बीकर बी में आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। कॉपर धातु की वजन की गई पट्टी को उसका थोड़ा भाग बाहर रहे, इस प्रकार इस विलयन में व्यवस्थित किया गया है। इस अर्धकोश में Cu धातु की पट्टी Cu+2 आयन के 1 मोलर जलीय विलयन के संपर्क में आती है, जिसको खड़ी लकीर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब विद्युतीय रूप से परिपथ पूर्ण करने एवं दो विलयनों को जोड़ने के लिए लवण सेतु की रचना इस प्रकार की गई है। U आकार की नली में आपको NH4NO3 का जलीय विलयन अथवा KNO3 का जलीय विलयन भर के उसके दोनों सिरों को रुई के फाहे अथवा ग्लास वूल से बंद किया जाता है। इस नली को उल्टा करके उसका एक सिरा बीकर ए में और दूसरा सिरा बीकर बी में रहे, इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। आप आकृति बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आकृति का ही वर्णन कर रही हूँ। अब जैसे कि एमीटर द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं एवं गैल्वेनोमीटर को जोड़ने पर विद्युत धारा की वहन की दिशा भी जान सकते हैं। इसलिए प्रयोग में एमीटर या गैल्वेनोमीटर दोनों में से एक पसंद कर सकते हैं। एमीटर द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा एवं इलेक्ट्रॉन के वहन की दिशा निश्चित होती है। अब आकृति में दर्शाए अनुसार आप देख रहे हैं ना, आकृति में जिंक धातु और कॉपर धातु की पट्टियां को गैल्वेनोमीटर अथवा एमीटर के द्वारा जोड़ने पर कॉपर के तार में से विद्युत धारा का वहन होता हुआ दर्शाया गया है। कुछ समय के बाद धातुओं की दोनों पट्टियों के विलयन में से बाहर निकालकर उनको निश्चित दिन पानी से धोकर सुखाकर उसका वजन किया जाता है। आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि जो जिंक की पट्टी है उसके वजन में क्या होती है? कमी होती है, और कॉपर की जो पट्टी है उसके वजन में वृद्धि होती है। वो क्या दर्शाता है कि जिंक सल्फेट के भरे विलयन में ए पात्र में Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो रही है और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाता है। अब यहाँ पर इस कोष को किस किस नाम से जाना जाता है वो भी मैंने बता दूं। तो विद्युत रासायनिक कोष, गैल्वेनिक कोष अथवा वोल्टेइक कोष के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें प्रक्रियाएं कौन सी होती है वो हम आगे देख रहे हैं। मैंने बोला था कि जैसे कि रेडॉक्स प्रक्रिया होती है, तो किस प्रकार होती है वो देख लीजिए। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पर कि Zn से क्या हो रहा है? Zn+2 बन रहा है। दैट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान दे रहा है और Zn+2 आयन बना रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का दान दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। और इस तरह हम नीचे देख रहे हैं Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu सॉलिड में बदल रहा है। दैट मीन्स उस प्रक्रिया को इधर पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का स्वीकार किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन प्रक्रिया। और उसकी संपूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गई है रेड लाइन में जो मैंने लिखी है, Zn Cu+2 दैट्स गिव Zn+2 एंड Cu। अब इसमें क्या है? जिस विद्युत ध्रुव पर अवकरण अभिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? कैथोड। और जिस विद्युत ध्रुव पर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? एनोड। विद्युत रासायनिक कोष में इन दोनों विद्युत ध्रुवों को कॉपर द्वारा जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर बाह्य परिपथ में बहता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी प्रक्रिया कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स प्रक्रिया। दैट मीन्स ये हो रहा है कि विद्युत रासायनिक कोष में रेडॉक्स प्रक्रियाएं होती हैं। जब टेनियल कोष में Zn+2 आयन और Cu+2 आयनों की सांद्रता 1 हो तब उसका पोटेंशियल मिलता है 1.1। इस उपकरण को गैल्वेनिक और वोल्टेइक कुछ भी कोष कह सकते हैं, गैल्वेनिक कोष अथवा वोल्टेइक कोष। ये नाम आपको खास याद रखने हैं, मैंने 2-3 बार इसका जिक्र किया है क्योंकि किसी भी नाम से इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। विद्युत रासायनिक कोष, वोल्टेइक कोष अथवा गैल्वेनिक कोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत रासायनिक कोष से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, वोल्टेइक कोष में बाह्य विद्युत पोटेंशियल लागू किया जाए तो उस दरमियान उद्भव होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा योग्य कोष का उदाहरण लेकर उसे समझाइए। तो यदि गैल्वेनिक सेल में एक विद्युत विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए
तब अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक बाह्य विभव 1.1 नहीं हो जाता है। इस स्थिति में अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है एवं सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बाह्य विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि अभिक्रिया पुनः परंतु विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देती है। अब हम एक एक करके परिस्थितियां देखते हैं कि ई बा, ये मैंने बात कही है E इक्वल टू क्या हो 1.1, लेकिन E जो बाह्य परिपथ द्वारा लगाया गया है उसका वैल्यू अगर लेस देन 1.1 हो रहा है, जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है जिंक क्षण से कॉपर क्षण की ओर होता है, अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर जाती है। जिंक एनोड पर से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। दैट मीन्स कॉपर आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। हमारी दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि ई बाह्य इक्वल टू हो 1.1 मोल। तो जब ई बाह्य इक्वल टू होगा 1.1, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, अर्थात कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। हमारी तीसरी परिस्थिति, ई बाह्य इज ग्रेटर देन 1.1, तब क्या होगा, जब दैट इज ग्रेटर देन 1.1 होगा तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर, ध्यान देना उल्टा हो जाता है, पहले था जिंक से कॉपर की ओर और अब है कॉपर से जिंक की ओर, तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड में घुलता है। तो इन तीनों परिस्थितियों से रिलेटेड भी 3 मार्कर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने 2 क्वेश्चंस देखे, एक तो अलग से है कि विद्युत रासायनिक कोष अर्थात क्या, उसकी प्राथमिक जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो हमने अभी पढ़ा कि गैल्वेनिक कोष में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर उसका वर्णन करना है। तो हमारी 3 परिस्थितियां हैं, E इज लेस देन 1.1, E इज इक्वल टू 1.1 एंड E इज ग्रेटर देन 1.1। नेक्स्ट लेक्चर में तब तक इतना तैयार कर लीजिए।